हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है। मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा। हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। जैसा कि आपने देख ही लिया है, आज एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड में हम कौन सा चैप्टर लेकर आ गए हैं। हम लेकर आ गए हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज में अभी तक आपने मेरे वन शॉट देखे हैं एनिमल किंगडम पे, ऑल्सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और अभी आ गया है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये जो वन शॉट है इसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा रही है ताकि आपको पूरा चैप्टर एक बार में अच्छे से आप समझ पाए और अच्छे से पढ़ पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चीजें अच्छे से। राइट, ये मैम के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। राइट, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टूडेंट, एनाटॉमी, एनाटॉमी से आप अच्छे से समझ सकते हैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट्स का या एनिमल्स का यहाँ पे पढ़ना होता है। राइट, जैसे कि एनाटॉमी आप अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एमबीबीएस में जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको ये सब पढ़ना होगा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। तो एनाटॉमी को आप अंदर से याद रख सकते हैं, जैसे ए से ही शुरू हो रहा है एनाटॉमी और अंदर, यानी कि अंदर की चीजों जो भी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। यहाँ पे आप इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे कि डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टेम, लीव, इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे होंगे। डाइकॉट रूट का भी और मोनोकॉट रूट का भी, कैसे कैसे उनमें आपके वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट है हम वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिटेलिंग दी हुई है एनसीईआरटी में, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को समझेंगे तो आपका असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन कभी भी गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, आप क्रैमिंग नहीं कर रहे हैं चीजों की। चलो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। You can very easily see that the structural similarity and variations in the external morphology of large living organism, both plants and animals। मतलब कि आप इजीली देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्ज ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में और एनिमल्स में आप मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी मतलब कि आप एक्सटर्नली देख सकते हैं कि सिमिलैरिटी भी पाई जाती है और डिफरेंसेस भी पाई जाती हैं, यही बताया गया है अभी लाइन में। देन आगे ये क्या कह रहे हैं, सिमिलरली इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर one also finds several similarity as well as differences। This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants। Morphology में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे आपको सिमिलैरिटी मिलती है, साथ साथ आपको डिसिमिलैरिटी मिलती है। ऐसे ही एनसीईआरटी बता रही है कि आपको अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सिमिलैरिटी भी मिलेगी और डिसिमिलैरिटी मिलेगी। और इस चैप्टर में हम जो हायर प्लांट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो वही सब हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगी आपकी एनाटॉमी, जो कि आप एमबीबीएस में भी जाके पढ़ेंगे। प्लांट्स हैव सेल्स as basic units। Cells are organized into tissue, in turn the tissue are organized into organ। Different organs in plants show differences in their internal structure। Within angiosperms the monocot and dicots are also seen to be anatomically different। Internal structure also show adaptation to diverse environments। तो अब इनका क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे कि आप हायर प्लांट्स में देखेंगे एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म में आपका क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म में आपका आ जाता है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो यहीं पे बताया गया है कि जो स्ट्रक्चरल डिसिमिलैरिटी है और सिमिलैरिटी है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से हम कवर करेंगे पूरे टॉपिक को। और ये भी बताया गया है, आप लास्ट की लाइन में देखेंगे कि ये बताया गया है कि
जो एडेप्टेशंस हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, वो एडेप्टेशन भी शो कर रहे होते हैं किसमें, डाइवर्स आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बताया गया है। तो ये वाला आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा कि जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसके बारे में स्टडी अगर करते हैं तो वो कहलाती है आपकी एनाटॉमी। और एनाटॉमी में हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हायर प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म्स इंक्लूडिंग मोनोकॉट एंड डाइकॉट। और वो अडेप्टेशन भी शो कर रहे होते हैं, किस तरीके से शो करते हैं वो आगे देखेंगे, राइट। अब बात करते हैं द टिश्यू सिस्टम की। टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड बी डिपेंड ऑन लोकेशन। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी आप देखिए जो टिश्यूज हैं आपके सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उनकी जो लोकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के आपके सेल्स हैं। जैसे आप एनिमल टिश्यूज की बात करेंगे तो जो हिपेटोसाइट्स हैं उसमें लीवर में प्रेजेंट होता है, और नर्वस टिश्यू है वो नर्व्स में, नर्व हम ब्रेन रिलेटेड चीजें बात करते हैं। तो ये टिश्यू उसी ऑर्गेनाइज लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि लीवर सेल्स आपके नर्व्स में चले जाएंगे और नर्व्स वाले सेल आपके लीवर में आ जाएंगे। तो वही बताया गया है कि द टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। जो भी टिश्यूज होते हैं उनके बेसिस पे ही उनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो हम लेट अस कंसीडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे पर्टिकुलर टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही बताया गया है। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड बी डिपेंड ऑन द लोकेशन। उनका स्ट्रक्चर और लोकेशन आपकी डिपेंड होती है। लोकेशन के बेसिस पे भी हम डिपेंड करते हैं टिश्यूज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो भी आपके टिश्यूज होंगे उनके बेसिस पे ही, जहां पे भी वो प्रेजेंट होंगे जिस लोकेशन पे, उसी के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन होगा, राइट। On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system. These are epidermal tissue system, ground tissue, ग्राउंड को हम फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं, और वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो अब प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं वो देखते हैं कि बेस्ड ऑन द लोकेशन क्या क्या बताया, इन लाइन में बताया कि इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, ग्राउंड टिश्यू को हम फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। लास्ट वन हमारा क्या बताया, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल रहे होते हैं। देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है इपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड आपका वेस्कुलर टिश्यू। अब इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। द इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी and comprises epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, trichomes, hairs। मतलब क्या हुआ इन लाइनों का, जो हमारा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो क्या क्या कंप्राइज कर रहा होता है, वो आपका कंप्राइज कर रहा होता है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है आपकी प्लांट बॉडी की, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है। देखो लिखा हुआ है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। और उसमें क्या क्या आ जाते हैं, उसमें आ जाती है आपकी इपिडर्मिस जो कि आउटर कवरिंग होती है आपकी प्लांट बॉडी की, आपके स्टोमेटा आ जाते हैं, और आपकी इपिडर्मल अपेंडेजेस में आपकी आ जाती है ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ट्राइकोम्स आपकी स्टेम्स में पाई जाती है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइकोम्स क्या होती है। द इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म्स कंटिन्यूअस लेयर। मतलब क्या हुआ अब इसका, जो आपकी इपिडर्मिस होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स की बनी होती है, ये बताया गया है, और एक कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्म में वो होती है, राइट। इपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। अब सिंगल लेयर्ड का मतलब आप जानते हैं कि सिंगल लेयर्ड कह रहे हैं तो क्या है वो, यूनिसेल्यूलर हो गई कि सिंगल लेयर्ड है आपकी इपिडर्मिस। अभी हम लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं कि कहा क्या गया है। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि डायग्राम में किस तरीके से शो किया गया है, राइट। तो देखो बताया गया है कि इपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं, पैरेनकाइमेटिस होते हैं विद इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग
लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। तो जो इपिडर्मल सेल्स होते हैं आपके वो होते हैं पैरेनकाइमेटियस। ऑल्सो उनके पास विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ थोड़े अमाउंट का साइटोप्लाज्म होता है जो कि लाइंड होता है, सेल वॉल को लाइन कर रहा होता है, एंड उनमें एक लार्ज वैक्यूल भी पाई जाती है, राइट। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called cuticle which prevents the loss of water। तो जो हमारा epidermis होती है उसको भी कवर कर रही होती है एक थिक कवरिंग जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि आपकी प्रिवेंट कर रही होती है वाटर लॉस। अगर देखो आप एक साथ बहुत सारा पानी पेड़ों को दे दोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, तो एक पर्टिकुलर लिमिटेड प्रपोर्शन में जा रहा होता है, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से चीजें हो रही होती हैं, कि पानी कैसे आप फ्लो हो रहा होता है प्लांट में। तो इसीलिए क्यूटिकल प्रेजेंट होती है ताकि हम वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें, राइट। क्यूटिकल एब्सेंट होती है आपकी रूट्स में। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव। जो आपके स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर है जो कि बीन शेप्ड होते हैं, आपकी लीव्स में पाए जाते हैं, राइट। वही बताया गया है यहाँ पे। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। जो आपका स्टोमेटा होता है उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कि वो ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करें और आपके गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करें, राइट। देन each stomata is composed of two bean shaped cells known as guard cells which encloses stomatal pore. In the grasses the guard cells are dumbbell shaped। यानी कि क्या बताया गया है, जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उनको कवर कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, राइट। वो बीन शेप्ड में होते हैं और वो स्टोमेटल पोर बना देते हैं। वही बताया गया है कि स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स विच एनक्लोजेस स्टोमेटल पोर। और जो हमारी ग्रासेस होते हैं उनमें जो गार्ड सेल्स होते हैं वो होते हैं डम्बेल शेप्ड। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि बीन शेप और जो हमारे डम्बेल शेप है वो किस तरीके से दिखाए गए हैं, राइट। अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं कि क्या मतलब है। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे असर्शन एंड रीजन में पूछ लिया जाएगा। एंड द इनर वॉल टूवर्ड्स स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मतलब ये हुआ कि आप अगर देखेंगे जो हमारे गार्ड सेल्स है वो टूवर्ड्स जो लाइनिंग है उनकी स्टोमेटल पोर वो तो थिक है, और जो अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर है, राइट, वो होती है आपकी थिन। वही बताया गया है यहाँ पे, राइट। द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, राइट। फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है और वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिससे प्रॉपर अमाउंट में हमारा वाटर लॉस ना हो, तो इसीलिए ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन समटाइम्स फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप साइज आल्सो नोन एज सब्सिडरी सेल्स। क्या मतलब हुआ कि कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं आपके जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल। विसिनिटी का मतलब क्या होता है? उसके पास में, यानी कि गार्ड सेल्स के पास में कुछ एपिडर्मल सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं इन देयर शेप एंड साइज। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि ऐसे कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि विसिनिटी में प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल के। तो आप कहाँ टिक करके आएंगे? यही की यही लाइनें उठा ली जाएंगी, तो आप टिक कहाँ करके आएंगे? आप टिक करके आएंगे सब्सिडरी सेल्स पे, राइट। देन the stomatal aperture, guard cells and the surrounding subsidiary cells together known as stomatal apparatus। तो आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ, आपको तीन चीजें दे दी जाएंगी और आपको कंफ्यूज भी कर दिया जाएगा कि स्टोमेटल अपरेटस में क्या क्या आता है। आपका आ जाता है स्टोमेटल
आपका apparatus में पूछा जाए तो आपसे क्या क्या आ जाएगा, स्टोमेटल अपर्चर आ जाएगा, आपके गार्ड सेल्स आ जाएंगे और आपके सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आ जाएंगे। तो ये एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा स्टोमेटल अपरेटस में कौन कौन से आपके सेल्स आ रहे हैं, कौन कौन से स्टोमेटल अपर्चर आ रहा है, आपका गार्ड सेल्स आ रहे हैं और सब्सिडरी सेल्स आ रहे हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे पूरा डायग्राम दिखाया हुआ है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अभी हम बात कर रहे थे, जैसे देखो अभी यहाँ पे समझते हैं, रुको, देखो यहाँ पे आप देखो, मैंने अभी आपको बताया जो आपके सेल्स होते हैं उनकी नियर द स्टोमेटल पोर लाइनिंग थिक होती है और अवे फ्रॉम द पोर आपकी थिन होती है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे आपको दिखेगी कि ये जो लाइनिंग है ये थिक दिख रही है ना आपको, ये देखो ये वाली लाइनिंग आपको थिक दिख रही है, तो ये थिक है क्योंकि ये टूवर्ड्स आपके पोर है और इधर आपकी थिन है। यही वो एनसीईआरटी लाइन बता रही थी, राइट। यहाँ पे देखो, और ये आपके क्लोरोप्लास्ट हो गए जो हम बात कर रहे थे, ये आपके क्लोरोप्लास्ट हो गए, राइट। समझ में आ रहा है आपको कि ये आपके क्लोरोप्लास्ट हो गए, ये आपके इपिडर्मल सेल्स हैं, ये आपके इपिडर्मल सेल्स हो गए। इधर सब्सिडरी सेल्स हो गए आपके, जो कि कवर कर रहे हैं आपको। मैंने क्या बताया था कि सब्सिडरी सेल्स कौन से सेल्स हैं, वो इपिडर्मल सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज हैं अपनी शेप और सेल्स में, जो कि किसकी विसिनिटी में प्रेजेंट है, आपके गार्ड सेल्स की विसिनिटी में प्रेजेंट है। ये हो गए आपके सब्सिडरी सेल, देन क्लोरोप्लास्ट, ये हो गए आपके बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, और ये हो गया आपका स्टोमेटल पोर। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, स्टोमेटा विद बीन शेप्ड गार्ड सेल्स और स्टोमेटा विद डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स, राइट। देखो समझ में आ गया होगा अभी आपको कि बीन शेप्ड और डम्बेल शेप कैसे दिख रहे थे, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो इपिडर्मल सेल समझ में है, सब्सिडरी सेल जो कि विसिनिटी में प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स के, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, किनके पास, गार्ड सेल्स के पास, राइट। देन स्टोमेटल पोर भी आपको बताएगा, यहाँ पे बीन शेप दिखाए गए हैं आपके क्या, गार्ड सेल्स, इधर स्टोमेटास और इधर डम्बेल शेप स्टोमेटा आपको दिखाए गए हैं, जिसकी हम क्लासेस में बात कर रहे थे। देखो ये डम्बेल की शेप में है, आपको दिखाए गए हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों डायग्राम्स आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि कई बार ना डायग्राम को देख के भी आपको ऑप्शन वाइज पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द सेल्स ऑफ इपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स। तो जो सेल्स ऑफ आपकी इपिडर्मिस है वो क्या बियर कर रही है, वो आपकी बियर करती है हेयर्स, राइट। Number of hairs, the root hairs are unicellular elongation of epidermal cells and helps in absorb water and minerals from the soils. तो जो ये hairs present होते हैं roots में, ये help करते हैं आपके किसके, absorption of water and आपका absorption of mineral का, right. Then आगे देखते हैं क्या बोला है कि ऑन द स्टेम्स द इपिडर्मल हेयर्स, जो हम बात कर रहे थे अभी, कॉल्ड ट्राइकोम्स, द ट्राइकोम्स इन द शूट स्टेम्स आर यूजुअली मल्टीसेल्यूलर। तो मेरे स्टूडेंट ये बात याद रखेंगे, यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन में लिखा गया है कि जो आपके हेयर्स होते हैं रूट्स में, वो तो प्रेजेंट होते हैं क्या, वो होते हैं यूनिसेल्यूलर, और जो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, आपके स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो हेयर्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, आपके स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, ट्राइकोम्स, और वो होते हैं मल्टीसेल्यूलर। जबकि आपके जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट में, वो होते हैं आपके यूनिसेल्यूलर। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो जो हम ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ये हम पता कर सके। कि कई बार आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमने एनसीईआरटी तो पढ़ी है बट ये इतनी सिली मिस्टेक कैसी होगी, कैसे हो गई आपकी, तो आप याद रखेंगे आगे से सारी चीजें, राइट। आगे बढ़ते हैं। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ, दे मे इवन may be secreted at trichromes, helps in preventing water loss due to transpiration।
तो ये जो भी हेयर्स हैं, क्यूटिकल हो गया या फिर आपका सुबेरिन हो गया, आगे पढ़ेंगे कि सुबेरिन क्या है, ये सब क्या कर रहे होते हैं, आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। और ट्राइकोम्स का नेचर सिक्रीटरी भी होता है और ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, आपके अनब्रांच्ड भी, और सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं। यही अभी तक बताया गया है आपकी एनसीईआरटी लाइंस में। आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है हमें। अब हमें पढ़ना है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स, all the tissue except epidermis and vascular bundle constitute ground tissue। मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी एपिडर्मिस है या वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम, उन्हें छोड़ के जितने भी आपके टिश्यूज हो रहे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं आपके ग्राउंड टिश्यू, राइट। तो देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, sclerenchyma। Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pith, medullary rays, in the primary stems and roots. In the leaves, the ground tissue constitute of thin-walled chloroplast containing cells called mesophyll। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये सारी लाइनें क्या कह रही हैं अपने आप में। बताया मैंने आपको कि जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राउंड टिश्यू कौन से होते हैं, एक्सेप्ट क्या, वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को अगर हम छोड़ दें तो सारे जितने भी टिश्यूज हैं हमारे प्लांट में वो कहलाएंगे आपके क्या, ग्राउंड टिश्यू। अब देखते हैं स्टेम्स में, लीव्स में, रूट में वो कौन कौन से किस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पे बताया जो हमारे पैरेन्काइमेटियस सेल्स, स्क्लेरेन्काइमेटियस और कोलेन्काइमेटियस सेल्स, वो इन सारे ग्राउंड टिश्यूज में आते हैं। और जो पैरेन्काइमेटियस सेल्स होते हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं आपके कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में और मेड्यूलरी रेज में, इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट, राइट। ये कॉर्टेक्स क्या है, पिथ क्या है, मेड्यूलरी रेज क्या है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो डिस्कस करेंगे कि ये सारी जो हमारी टर्म्स आ रही हैं, पेरिसाइकल, पिथ, कॉर्टेक्स, इनका मतलब क्या होता है। अभी डायग्रामेटिकली हम डिस्कस करेंगे। और लीव्स में क्या देखा जाता है, जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम मीजोफिल कहते हैं। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मीजोफिल प्रेजेंट होती है क्या स्टेम में और रूट में, लेकिन नहीं, आप कहाँ टिक करके आएंगे कि आपकी जो मीजोफिल होती है वो होती है जो कि ऐसे थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सिर्फ लीव्स में। तो मीजोफिल कहाँ पे आपको मिलती है, आपको मिलती है सिर्फ लीव्स में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है। ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं आपके पास कि कॉर्टेक्स क्या है, पिथ क्या है, स्टील क्या है, ये सारी टर्म्स डायग्रामेटिकली हम वेंट्रल और ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे अपने डिफरेंट ऑर्गन्स का, जैसे कि रूट हो गई आपकी, लीव्स हो गया प्लांट में, और स्टेम हो गई, ये उसमें हम समझेंगे। अभी देखते हैं पहले कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है, क्योंकि हम ये पूरा पार्ट डिटेलिंग में पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले हमें ये टिश्यू लेवल पढ़ना जरूरी है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है। जब हमने ये तीनों टिश्यूज समझ लिए आपके, देन उसके बाद हम डिटेलिंग देखेंगे ना कि ये तीनों टिश्यूज किस तरीके से प्रेजेंट है आपकी लीव्स में, रूट्स में एंड आपके स्टेम्स में, राइट। The vascular system consisting of complex tissue, phloem and the xylem. The xylem and phloem together constitute a vascular bundle. Vascular bundles. तो देखो जो आपका ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आ जाते हैं। कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम, और टुगेदर ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर बंडल। In dicotyledonous stems, cambium is present between phloem and xylem. Such vascular bundle, because of presence of cambium, possess ability to form secondary xylem and phloem tissues. Hence are called open vascular bundles. अब कैम्बियम अगर कहीं भी प्रेजेंट है बिटवीन आपके फ्लोएम और जाइलम के बीच में, तो वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना सकता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
तो ऐसे वेस्कुलर बंडल्स क्या कहलाएंगे? ओपन वेस्कुलर बंडल। यही बताया गया है यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइनों में, राइट। In the monocotyledons, the vascular bundles have no cambium present in them. तो जो आपका मोनोकॉट्स होते हैं वहां पे कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए वहां के वेस्कुलर बंडल कैसे कहलाते हैं? वहां के वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, राइट। यही बताया हुआ है अभी। देन hence since they do not form secondary tissues, they refer to closed, जो कि हम बात कर रहे थे। when the xylem and phloem within as called closed, तो जब जहां पे आपका कैम्बियम प्रेजेंट ही नहीं होगा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो ऐसे हम कंडीशन को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। जहां पे प्रेजेंट है उसे बोलेंगे ओपन वेस्कुलर सिस्टम, राइट। देन देखते हैं कि when the xylem and the phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii, the arrangement is called radius. It is found in roots. क्या मतलब हुआ? ये सारी लाइनें आप समझिए अभी, जो डायग्राम मैं दिखाने वाली हूँ आपको एनसीईआरटी के, क्योंकि हम एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट में चल रहे हैं। पहले लाइनें सारी समझ रहे हैं, फिर डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं कि क्या अरेंजमेंट है डिफरेंट चीजों का। जैसा कि हमने स्टोमेटा वाला सारी चीजें समझी, देन फिर डायग्राम देखा, उससे और क्लियरिटी मिल जाती है आपको डायग्राम देख के। अभी आप लाइनें समझते चलिए, देन डायग्राम दिखाऊंगी, 1 to 1 आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आपने देखा वेस्कुलर बंडल में ओपन एंड क्लोज समझ लिया कि कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाएगा, नहीं प्रेजेंट है तो क्लोज वेस्कुलर बंडल बताएगा। अभी दो टर्म्स एनसीईआरटी देती है आपकी, रेडियल और कॉन्जॉइंट। अगर आपका जो टिश्यूज हैं जाइलम एंड फ्लोएम, अगर ये डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं तो ये कहलाते हैं आपके क्या? रेडियल। एंड अगर सेम रेडियाई पे प्रेजेंट हो रहे होते हैं तो ये कहलाते हैं कॉन्जॉइंट। वही बताया गया, अभी रेडियल की बात करी गई है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं अगर अरेंज है अल्टरनेट मैनर में अलोंग द डिफरेंट रेडियाई पे मैंने आपको बताया, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आप रेडियल, जो कि पाए जाते हैं आपके रूट्स में। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड द फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द, ये जो मैं आपको बता रही थी कि सेम रेडियस ऑफ द वेस्कुलर बंडल, सच वेस्कुलर bundles are commonly called stems and are common in आपके stems और leaves में, और इनको हम क्या कहते हैं? conjoint vascular bundle usually have phloem located only on the outer side of xylem। तो वही चीजें बताई गई हैं कि जो आपके रेडियल वाले वेस्कुलर बंडल होते हैं वो आपके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, बल्कि जो कॉन्जॉइंट होते हैं जो कि सेम रेडियस पे पाए जा रहे होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, वो आपके स्टेम्स और लीव्स में मिल रहे होते हैं, राइट। और जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं आपके, उसमें क्या देखा जाता है? जो फ्लोएम होता है वो लोकेटेड होता है आउटर साइड ऑफ जाइलम के, राइट। देन आगे देखते हैं, देखो ये डायग्राम से अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, रुको। देखो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे किस किस का बताया गया है कि वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स दिखाए गए हैं, जो कि एक रेडियल हो जाता है आपका, कॉन्जॉइंट हो जाता है और कॉन्जॉइंट ओपन हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है आपका? इसका मतलब है आपका कि कंजॉइंट ओपन का कि वहां पे आपका कैम्बियम प्रेजेंट है, राइट। देखो जैसे कि आपके जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है ना। अगर आप देखेंगे तो आपका जो जाइलम है वो इस रेडियस पे प्रेजेंट है, आपका फ्लोएम आपका इस रेडियस पे प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि जो जाइलम एंड फ्लोएम अगर डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल हमारा वेस्कुलर बंडल। बट यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम आप देखेंगे तो सेम रेडियस फॉलो कर रहे हैं ना। रेडियस आपको पता ही होता है, आपको सर्कल का रेडियस पता है, तो अगर डिफरेंट रेडियाई फॉलो कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका रेडियल वेस्कुलर बंडल, और सेम रेडियाई फॉलो कर रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। देन यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि कॉन्जॉइंट, ये रेडियस तो आपका सेम है बट ये कंजॉइंट ओपन है। अब ओपन क्यों कहा गया?
ओपन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे आपकी कैम्बियम प्रेजेंट है। तो कैम्बियम प्रेजेंट है, मैंने बताया आपको, वो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये कहलाए आपके ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाए, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम आपकी प्रेजेंट है, राइट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या होता है, क्योंकि वहां पे आपकी क्या कैम्बियम प्रेजेंट है और सेम रेडियस पे हो रहे हैं वो, तो इसलिए ओपन कंजॉइंट कहलाया। और आपने देखा रेडियल वेस्कुलर बंडल कौन से होते हैं, जो डिफरेंट रेडियाइस पे प्रेजेंट है, क्या आपके जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। अब आगे हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। तो जो हमें एनाटॉमी पढ़नी है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, किसका, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स का, जिसमें कि आप देखेंगे इनका डिफरेंसेस स्टेम्स में, कि स्टेम्स में कैसे डाइकोट मोनोकोट का स्ट्रक्चर इंटरनल डिफरेंट हो रहा है, आप लीव्स में देखेंगे, रूट्स में देखेंगे। ये सारे 6 पॉइंट्स अभी हमें डिस्कस करने हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट एंड मोनोकोट का, राइट। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखो, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू organization of roots, stems and leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of the organs। तो अगर हमें डिटेलिंग में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन देखना है, तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, सबका, स्टेम्स का, रूट का। लीव्स में हम वर्टिकल सेक्शन देख रहे होते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या चीजें समझनी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइकोट रूट की। अब देखेंगे कि डाइकोट रूट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखाया गया है, क्या क्या उसमें हमें पढ़ना है, कि कॉर्टेक्स में कौन से सेल्स प्रेजेंट हो रहे हैं आपके, राइट, और किस तरीके से पेरिसाइकल अरेंज, एंडोडर्मिस में क्या, एपिडर्मिस में क्या, यही सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे पढ़नी है, राइट। लुक एट फिगर 6A, ये अभी देखेंगे, शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट, जो कि डाइकोट होती है। इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज, यहां से देखो, आपको इधर से दिखेगा कि हम फिगर में देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर का दिखाया गया है, और इंटरनल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन अभी बता रहे हैं इन लाइंस में, कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं हम इपीब्लेमा। द मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ इपीब्लेमा प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स। क्या मतलब हुआ, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम इपीब्लेमा कह रहे हैं, और जो बहुत सारे सेल्स हैं इपीब्लेमा के, वो प्रोट्यूड, मतलब प्रोट्यूड का मतलब क्या होता है, कि निकल रहे हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ हेयर्स, जो कि इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्यूलर रूट हेयर। रूट हेयर्स मैम ने बताया यूनिसेल्यूलर होते हैं, जबकि जो हेयर्स आपके स्टेम्स में मिल रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं मल्टी सेल्यूलर। यहाँ पे बता दिया है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी डाइकोटिलेडनस रूट की, उसको कहते हैं इपीब्लेमा। उसमें से इपीब्लेमा के जो सेल्स हैं वो प्रोट्यूड, यानी कि निकल रहे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स। द कॉर्टेक्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटियल सेल्स विद इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, यानी कि जो हमारा कॉर्टेक्स होता है उसमें कैसे सेल्स पाए जा रहे होते हैं, उसमें पाए जा रहे होते हैं आपके पैरेन्काइमेटियल सेल्स, जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसिस देखे जाते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स कॉल्ड एंडोडर्मिस, जो आपका कॉर्टेक्स होता है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस, राइट। इट कंप्राइजेस द सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब देखो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे कि कॉर्टेक्स में हमने देखा डाइकोट रूट में कि पैरेन्काइमेटियल सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स में, जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, बल्कि यहाँ पे हमने देखा जो इनर मोस्ट लेयर है आपकी कॉर्टेक्स की, उसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोडर्मिस, वो की सिंगल लेयर्ड होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, उसमें भी डायग्राम में दिखाऊंगी, लेकिन वहां पे स्पेस नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो आपका कॉर्टेक्स है उसमें जो सेल्स हैं पैरेन्काइमेटियल सेल, उसमें तो स्पेस दिख रहा है आपको, लेकिन जो एंडोडर्मिस है, जो इनर मोस्ट लेयर है किसकी, कॉर्टेक्स की, वहां पे आपको स्पेस नहीं दिखा जाता, वही इन लाइनों में दिखाया गया।
The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips। वही जो हम बात कर रहे थे कि जो सुबेरिन होता है वो प्रेजेंट होता है डाइकोट हमारे रूट में। वही बताया कि जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स होती हैं एंडोडर्मल सेल्स की, वहां पे डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो वाटर इम्परमेबल, ये भी वाटर के लॉस को बचा रहा होता है। और ये टेंजेंशियल और आपकी जो हमारी टेंजेंशियल वॉल्स होती हैं और आपकी रेडियल वॉल्स होती हैं एंडोडर्मल सेल्स की इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपका प्रेजेंट होता है। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि नीट में पूछ लिया जाएगा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और आपके क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और आपका सुबेरिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, वो आपका डाइकोट रूट में प्रेजेंट होता है। तो यही स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज प्रेजेंट है। जैसे कि मीजोफिल सिर्फ आपकी लीव्स में देखी जाती है, आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुबेरिन ये आपका डाइकोट रूट में देखा जाता है। तो यही सारी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग इंटरनल जो हमारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के एनाटॉमी, यही सारा हमको पढ़ना है, राइट। तो चलो नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस lies a few layer of thick walled parenchymatous cells referred to पेरीसाइकल। अब मैंने बताया था कि पेरीसाइकल क्या है, सुबेरिन क्या है, ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स मैं आपको समझाऊंगी, राइट। तो जो एंडोडर्मिस है उसके नेक्स्ट पे कुछ ऐसे फ्यू सेल्स मिलते हैं, थिक होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और पेरेन्काइमेटियस सेल्स होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पेरीसाइकल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल बोलते हैं। और ये बोल रहे हैं इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। तो जो ये रूट्स हैं, ये वेस्कुलर कैम्बियम है आपका प्रेजेंट है। मैंने पहले भी बताया कि जहां पे भी वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा वो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। वही बताया गया है कि सेकेंडरी ग्रोथ में पार्ट ले रहा है। द पिथ इज द स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ। आपकी यहाँ पे पिथ क्या होती है अभी डायग्राम में दिखाऊंगी, वो यहाँ पे स्मॉल पाई जाती है। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब कि इजीली विजिबल नहीं होती, बहुत स्मॉल मिलती है यहाँ पे पिथ डाइकोट किसमें, रूट में। तो वही बता रहे हैं द पेरेन्काइमेटियस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यूज। जो पेरेन्काइमेटियस सेल्स हैं जो कि लाई करते हैं किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। जो भी पेरेन्काइमेटियस सेल्स हुए आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल रहे हैं उनको हम कंजक्टिव टिश्यू बोल रहे होते हैं, राइट। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। यहाँ पे जो आपकी डाइकोट रूट होती है यहाँ पे 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस मिल रहे होते हैं। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल और आपका वेस्कुलर बंडल और आपका पिथ क्या कहलाते हैं, स्टील कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक तो मैंने बता दिया यहाँ पे कि जो पेरेन्काइमेटियस सेल्स प्रेजेंट है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम उनको हम क्या कह रहे हैं, कंजॉइंट टिश्यूज बोल रहे हैं। यहाँ पे कैम्बियम भी प्रेजेंट होती है जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्यों प्रेजेंट है कैम्बियम रिंग, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ करानी है और ये डाइकोट में मिलती है तो डाइकोट रूट में आपको मिलेगी, राइट। अब क्या बोला है कि जितने भी सारे टिश्यू हैं, जितने भी टिश्यूज आपके एंडोडर्मिस के अंदर आते हैं, चाहे वो आपका पेरीसाइकल हो, चाहे आपका वेस्कुलर बंडल हो, चाहे पिथ हो, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, स्टील। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में, बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो मेरे जो स्टूडेंट जो ये सारा लेक्चर पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे किस चीज में स्टील क्या क्या कंप्राइज करती है, जो सारे टिश्यूज एंडोडर्मिस के अंदर हैं, चाहे वो पेरीसाइकल हो, चाहे वो आपका पिथ हो, चाहे वो आपके वेस्कुलर बंडल हो, वो सारी चीजें आपकी कहलाएंगी क्या, स्टील। देख लो आप एनसीईआरटी की लाइन है, सारी लाइन टू लाइन आपको कराई जा रही है।
तो आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, राइट। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखते हैं कि मोनोकॉट रूट्स में क्या डिफरेंट है। डाइकॉट में तो हमने देख लिया कि कैम्बियम भी प्रेजेंट है, कि कैसे कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमेटियस सेल्स हैं, एंडोडर्मिस में आप देख रहे थे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स थी, वेस्कुलर बंडल आपने देख लिए, वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट था, पित वहां पे स्मॉल थी, स्टील क्या था, जितने भी सारे सेल्स थे हमारे इनसाइड एंडोडर्मिस उनको हम स्टील कह रहे थे, चाहे वो पेरिसाइकल हो, चाहे वो पिथ हो, चाहे वो वेस्कुलर बंडल हो। अब देखते हैं जो डाइकॉट हमारी रूट थी वो कैसे डिफर कर रही है मोनोकॉट से। तो मोनोकॉटिलेडनस रूट की बात करते हैं यहाँ पे। द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मैनी एस्पेक्ट। फिगर में देखेंगे ये, इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ as compared to the dicot root which have fewer xylem bundles. There are usually more than six को बोल रहे हैं पॉलीआर्च कंडीशन जाइलम बंडल इन द मोनोकॉट। वहां पे हम कितने देख रहे थे, वहां पे हम 4 देख रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मोनोकॉट रूट है वहां पे सिमिलैरिटी देखी जाती है कॉर्टेक्स में, आपकी एंडोडर्मिस में, और चाहे आपके वस्कुलर बंडल में। बट डिफरेंस कहाँ देखा जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहां पे जाइलम 4 थे, यहाँ पे कितने लिखे गया है, यहाँ पे लिखा गया है 6 जाइलम प्रेजेंट होते हैं, जिसको इन्होंने बताया गया है कि पॉलीआर्च कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। वहां पे हम सिर्फ 4 जाइलम देख रहे थे, राइट। पिथ यहाँ पे लार्ज होती है, वहां पे हम स्मॉल देख रहे थे। कहाँ पे हम स्मॉल देख रहे थे पिथ, अभी पढ़ाया मैंने आपको, डाइकॉट रूट में हमारी जो पिथ थी वो स्मॉल थी, जबकि मोनोकॉट जो हमारी रूट है यहाँ पे हमारी पिथ क्या है, लार्ज है, राइट। वेल डेवलप्ड है। मोनोकॉटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। तो देख लिया आपने यहाँ पे, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट का। ये है मोनोकॉट का और पीछे आपका था किसका, डाइकॉट रूट का। अभी समझते हैं सारी चीजें कि क्या क्या समझाई गई हैं। देखो मोनोकॉट रूट में हमने देख लिया कि वहां पे कैम्बियम भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ऑल्सो क्या बताया कि वहां पे पिथ लार्ज है आपकी, इजीली विजिबल है, और जो जाइलम प्रेजेंट होते हैं वो पॉलीआर्च कंडीशन शो कर रहे होते हैं, यानी कि मोर देन 6 जाइलम उधर पे प्रेजेंट हो रहे होते हैं, यही बताया। अभी देखते हैं ये डाइकॉट आपकी रूट का डायग्राम है, डाइकॉट रूट का डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं इसमें, देखो ये आपके रूट हेयर दिखा दिए, राइट, इधर इपिडर्मिस दिखा दिया, ये जो लेयर है आपकी इपिडर्मिस दिखा दी है, राइट। अब ये देखो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में हमने कौन से सेल देखे थे, कॉर्टेक्स में यहाँ पे हमने देखे थे पैरेनकाइमेटियस सेल्स। तो ये कॉर्टेक्स, ये पूरा एरिया आपका कॉर्टेक्स कहलाएगा, राइट। अब एंडोडर्मिस में मैंने आपको बताया था कि बैरल शेप, तो ये इस तरीके से इलांगेटेड सेल्स की हम बात कर रहे थे, हमने लाइन पढ़ ली। अब देखते हैं डायग्रामेटिकली कैसे लगे हुए हैं। तो ये बैरल शेप्ड सेल्स इस तरीके से यहाँ पे पूरे तरीके से लगे हुए हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोडर्मिस कह रहे हैं। ये आपकी पेरिसाइकल हो जाएगी, ये प्रोटोजाइलम दिखाया हुआ है और मेटाजाइलम दिखाया हुआ है। ये आपकी पिथ है, पिथ यहाँ पे स्मॉल है, अच्छे से दिख नहीं रही है, और ये फ्लोएम आपके दिखाए गए हैं। तो होप आपको डायग्रामेटिकली अभी समझ में आ गया होगा कि क्या किस रूट हेयर, एपिडर्मिस आपकी दिख गई है आपको। एपिडर्मिस में आपको एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स में मैंने कौन से सेल्स बताए थे, पैरेनकाइमेटियस सेल्स बताए थे, जो कि यहाँ पे अरेंज है इस तरीके से। एंडोडर्मिस में मैंने आपको बताया था कि क्या था, बैरल शेप्ड सेल्स थे जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं प्रेजेंट था, वही यहाँ पे दिखाए गए हैं। पेरिसाइकल दिखा दी गई है आपकी, जाइलम और फ्लोएम दिखा दिए गए हैं। जो पिथ है, पिथ आपकी इजीली विजिबल नहीं है। हम लाइंस में क्या पढ़ रहे थे कि इनकॉन्स्पिक्यूअस है, यानी कि अच्छे से विजिबल नहीं है और स्मॉल है, जो कि डाइकॉट रूट में देखा जाता है, राइट। अब देखते हैं मोनोकॉट रूट का। अब मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे रूट हेयर्स इधर भी प्रेजेंट हो रहे हैं,
दिख पा रहा होगा आपको कि रूट हेयर इधर भी प्रेजेंट है, आपकी एपिडर्मिस भी प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस यहाँ भी पाई जा रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आपकी पिथ है वो लार्ज है, वही चीज बताई गई थी एनसीईआरटी की लाइन में कि जो आपकी पिथ है वो बहुत ज्यादा लार्ज दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पिथ, यहाँ पे रूट हेयर हो गए, आपके एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स में आपके पैरेन्काइमेटियस सेल्स थे। यहाँ पे पिथ स्मॉल है, इजीली विजिबल नहीं कर पा रहे हैं हम, राइट। बल्कि यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपकी पिथ लार्ज है, देखो ये पूरा ना एनलार्ज है। तो ये देखो आपकी रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस सब कुछ सिमिलैरिटी है। बट यहाँ पे जो जाइलम था वो पॉलीआर्च कंडीशन शो कर रहा था। आप देख लो यहाँ पे, राइट, मेटाजाइलम, फ्लोएम दिखाए गए हैं, प्रोटोजाइलम एंड पेरिसाइकल। तो डिफरेंसेस याद रखेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में कि जो डाइकॉट रूट है वो शो कर रहा होता है सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बल्कि जो मोनोकॉट रूट होता है वहां पे कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, वो नहीं शो कर रहा होता आपका क्या, सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपको कैम्बियम चाहिए होता है। और जो हमारा मोनोकॉट है वो स्पेसिफिक फीचर आपका ये भी शो कर रहा होता है कि वहां पे पॉलीआर्च कंडीशन देखी जाती है। पॉलीआर्च कंडीशन मतलब कि जाइलम वहां पे मोर देन 6 प्रेजेंट हो रहे होते हैं, राइट। और जो पिथ होती है, पिथ का भी एक डिफरेंस देखा गया है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में कि जो मोनोकॉट होते हैं वहां पे लार्ज पिथ प्रेजेंट होती है, जबकि आपके डाइकॉट रूट में क्या होता है, आपकी कैसी होती है, पिथ स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, इजीली विजिबल नहीं होती है। अब बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की कि डाइकॉट स्टेम में हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी हमने रूट देख लिया मोनोकॉट और डाइकॉट रूट। अभी देखते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टिपिकली यंग कॉटिलिडनस स्टेम्स शोज दैट एपिडर्मिस is the outermost protective layer of the stems। सबसे पहले आपने देख ही लिया स्ट्रक्चरली, सबसे पहले आपकी एपिडर्मिस आ रही है, वही बताया गया है कि यहाँ पे स्टेम में भी आपकी एपिडर्मिस सेल्स मिलते हैं। कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट में बियर ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स की मैं बात कर रही थी कि जो आपकी स्टेम्स होती है, हम डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं कि वहां पे ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। बोल रहे हैं कि कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट में बियर ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट कॉर्टेक्स। तो अब देखो स्टेम्स में क्या होता है, जैसे हमने कॉर्टेक्स देखा, वहां पे रूट, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट में हमने देखा कि वहां पे जो कॉर्टेक्स थे वो एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स से मिलकर बने हुए थे। कौन से, पैरेन्काइमेटियस सेल्स। बल्कि जो हमारी डाइकॉट स्टेम होती है वहां पे ऐसा नहीं होता कि कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटियस सेल्स होते हैं, वहां पे डाइवर्सिटी देखी जाती है। यहाँ पे कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर्स में भी जैसे आपकी हाइपोडर्मिस देखी जाएगी और वो किस किस सेल से मिलकर बनी है वो हम देखेंगे। तो ये डिफरेंसेस रूट और स्टेम के भी याद रखने, आपके रूट में मोनोकॉट और डाइकॉट में तो रखने ही रखने हैं डिफरेंसेस याद, बट आपका रूट स्टेम से कैसे डिफरेंट है स्ट्रक्चरली वो भी आपको याद रखने हैं। तो जैसे कि बताया कि एपिडर्मिस सबसे पहले आ जाती है, उसके पास हेयर्स होते हैं, थिक लेयर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे उसको हम ट्राइकोम कह रहे थे, जो कि मल्टी सेल्यूलर है। अब ये बता रहे हैं कि जो सेल्स अरेंज्ड हैं इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट कॉर्टेक्स, इट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सबजोन। जो आपका कॉर्टेक्स है यहाँ पे, जैसे डाइकॉट रूट में सिर्फ पैरेन्काइमेटियस सेल्स थे, किसमें, आपकी कॉर्टेक्स में। स्टेम्स में ऐसा नहीं होता, बोला गया है कि 3 सबजोन में यहाँ पे कॉर्टेक्स डिवाइड कर रहा होता है। तो देखो, द आउटर हाइपोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट consist of few layers of coloncymateous cells just below epidermis which provide mechanical strength to the young stem। तो जस्ट जो हमारा कॉर्टेक्स है वो 3 सबजोन में डिवाइडेड है। जस्ट बिलो एपिडर्मिस जो सेल्स पाए जा रहे होते हैं वो होते हैं coloncymateous इन नेचर, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम बोल रहे होते हैं हाइपोडर्मिस, जो कि आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कॉर्टिकल लेयर्स
below hypodermis consist of rounded thin walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces। तो जो सेल्स आपके अभी हमने देखा इपिडर्मिस के नीचे आपको कॉरेनकाइमेटियस सेल्स प्रेजेंट थे जिनको हम हाइपोडर्मिस कह रहे थे। ये 3 सब जोन है किसके, कॉर्टेक्स के, किसमें, आपके डाइकोट स्टेम में। और हाइपोडर्मिस के नीचे आपको पैरेनकाइमेटियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कहलाते हैं क्या, कॉर्टिकल लेयर्स। किस कॉर्टिकल लेयर किसके नीचे प्रेजेंट होती है, आपकी कॉर्टिकल लेयर आपकी प्रेजेंट हो रही होती है हाइपोडर्मिस के नीचे, जहां पे मिल रहे होते हैं आपके पैरेनकाइमेटियस सेल, राउंड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटियस सेल्स विद कॉन्स्पिकुअस इंटरसेल्युलर स्पेस। तो जो आपके कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, वहां कॉर्टिकल लेयर होती है किसके नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे, वहां पे आपको इंटरसेल्युलर स्पेस मिल रहा होता है, राइट। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स कॉल्ड एंडोडर्मिस। The cells of the endodermis rich in starch grains and the layer is also referred to as starchy sheath। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। और जो सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस के वो रिच होते हैं किसमें, स्टार्च में रिच होते हैं एंडोडर्मिस के। ये स्पेसिफिक फीचर है किसका, डाइकोट स्टेम का। तो इसको हम बोल रहे होते हैं स्टार्ची शीथ। पेरिसाइकल, अब पेरिसाइकल का देखते हैं, अब ये डायग्राम अभी समझेंगे। कितना है आपका, रुक जाओ बस, मोनोकॉट आ जाएगा, ये और पढ़ लेते हैं फिर हम अपने डायग्राम पे आ जाएंगे। तो जो पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर मोस्ट साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड द अबव फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। जो आपकी पेरिसाइकल होती है वो इनर साइड में, जो आपकी पेरिसाइकल है वो आपकी इनर साइड में प्रेजेंट होगी किसके, एंडोडर्मिस के, और अबव होगी किसके, फ्लोएम के, इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको अभी हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि क्या क्या ये सेमील्यूनर पैचेस बताए गए हैं किसके, पेरिसाइकल के। आपने समझ ही लिया कि कॉर्टेक्स कैसा होता है हमारे डाइकोट स्टेम में, कि वहां पे पैरेनकाइमेटियस सेल्स नहीं होते हैं, जैसे कि हम डाइकोट रूट में देख रहे थे। डाइकोट स्टेम में हम क्या देख रहे हैं कि हाइपोडर्मिस देख रहे हैं जो कि कॉलनकाइमेटियस सेल्स से मिलकर बनी होती है। और हमने कॉर्टिकल लेयर देखी जो कि पैरेनकाइमेटियस सेल्स से मिलकर बनी हुई है। फिर हमने एंडोडर्मिस देखी जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था और उसमें स्टार्ची शीत भी मिल रही थी। अब हम पेरिसाइकल की बात कर रहे हैं। तो जो आपकी पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है वो आपकी इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है और अबव फ्लोएम प्रेजेंट होती है। किस तरीके से, सेमील्यूनर पैचेस में ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटियस सेल्स की फॉर्म में, यानी कि सेमील्यूनर मतलब आधा चांद की फॉर्म में वो प्रेजेंट होती है। अभी देखेंगे हम डायग्रामेटिकली कि क्या मतलब है इसका। देन इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटियस सेल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट मेड्यूलरी रेस। तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में कुछ लेयर पाई जाती है किसकी, पैरेनकाइमेटियस सेल्स की, रेडियली अरेंज्ड होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेड्यूलरी रेज। अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल सच अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। मतलब कि जो रिंग अरेंजमेंट की रिंग फॉर्म में आपके अरेंज होते हैं वेस्कुलर बंडल, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, डाइकोट स्टेम का, राइट। ईच वेस्कुलर बंडल इज conjoined ओपन विद enlarged protoxylem and a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of stem constitute pith। हम बात कर रहे हैं अपनी की पित्त के बारे में। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ राउंड शेप पैरेनकाइमेटियस सेल्स आपके विद लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस विच ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका पित्त। तो यहाँ पे भी जो हम डाइकोट स्टेम में बात कर रहे थे
तो सारी चीजें हमने देख ली हैं कि कॉर्टेक्स में क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कि हाइपोडर्मिस दिख रही है आपकी, कॉर्टिकल लेयर्स दिख रही है, एंडोडर्मिस में आपकी स्टार्ची शीथ प्रेजेंट हो रही थी, राइट। हमने पेरिसाइकल के बारे में बात करी, वेस्कुलर बंडल किसमें, रिंग फॉर्म की अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे पिथ पाई जा रही होती है। तो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या दिखाया गया है। अभी हमने डाइकॉट स्टेम की बात करी थी, तो डाइकॉट स्टेम देख लेते हैं, देन उसके बाद हम मोनोकॉट स्टेम देखेंगे कि क्या क्या बताया गया है। तो देखो आप यहाँ पे देखो कि जो हम बात कर रहे थे कि एपिडर्मिस आपकी प्रेजेंट है, राइट। कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये आपकी एपिडर्मिस है, यहाँ पे आपके हेयर्स प्रेजेंट हैं, इपिडर्मल हेयर्स। तो ये किसका ट्रांसवर्स सेक्शन किसका दिखाया गया है, आपका डाइकॉट का हमने दिखाया गया है, डाइकॉट स्टेम का। यहाँ पे ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे ट्राइकॉम्स प्रेजेंट है जो कि मल्टीसेल्यूलर होते हैं, कहाँ पे, इपीडर्मिस में, राइट। ये हो गए कॉरेनकाइमेटियस सेल जो कि आपकी हाइपोडर्मिस है, ये पेरेनकाइमेटियस सेल्स जो कि क्या थे हमारे, याद करो तो पेरेनकाइमेटियस सेल्स कौन से थे, यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर्स थी जिसमें पेरेनकाइमेटियस सेल्स थे, कॉलनकाइमेटियस सेल्स किधर प्रेजेंट थे, आपके हाइपोडर्मिस में थे। ये हो गई आपकी हाइपोडर्मिस, ये हो गई आपकी कॉर्टिकल लेयर, ये हो गई आपकी एंडोडर्मिस। और पेरिसाइकल को क्या बताया गया था कि वो सेमी ल्यूनर लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये देखो ये रहा सेमी ल्यूनर, कहाँ पे बोला गया था कि फ्लोएम के अबव होती है और आपकी एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया आपका सेमी ल्यूनर। जो भी हम लाइनें पढ़ रहे थे उसका मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा, जो भी डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया आपका कॉलनकाइमा किधर थे, आपके हाइपोडर्मिस में थे, हाइपोडर्मिस में थे। और ये हमारे किधर थे, पेरेनकाइमेटियस सेल, ये थे हमारे कॉर्टिकल लेयर में थे, राइट। और एंडोडर्मिस आपकी इधर पे प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं। और ये आपकी पेरिसाइकल जो आपकी कैसी थी, सेमी ल्यूनर यानी कि आधा चांद की फॉर्म में थी। ये कहाँ थी, अबव आपकी फ्लोएम थी और बिलो आपकी किधर थी, बिलो एंडोडर्मिस। तो होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि क्या ट्राइकोम का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे कॉर्टेक्स की लेयर डिफरेंटली दिखाई गई हैं। देन आपकी क्या रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको वेस्कुलर बेंडल्स दिख रहे हैं। फ्लोएम कैम्बियम रिंग है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा, राइट। मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, और यहाँ पे लार्ज पिथ देखी जा रही है। इधर भी आप देख सकते हैं कि हाइपोडर्मिस, पेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और मेड्यूलरी रेज, यहाँ पे लार्ज पिथ प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें आपको डायग्रामेटिकली जो डाइकॉट स्टेम की है आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि डायग्राम से अभी हम एक एक पॉइंट एनसीईआरटी लाइन से समझ रहे थे। अब आपने देखा कि हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया कि कैसे कैसे आपके कॉलनकाइमेटियस सेल्स प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस में, कैसे पेरेनकाइमेटियस सेल्स कॉर्टिकल लेयर में प्रेजेंट है, कैसे सेमी ल्यूनर का क्या मतलब था, जो पेरिसाइकल बताया गया था वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं कि जो हमारी मोनोकॉट स्टेम है, ये जो डायग्राम है इसको हम देखते हैं कि इसे कैसे समझाया गया है। पहले इसकी लाइंस पढ़ते हैं, देन फिर हम डायग्राम से समझेंगे इसका मतलब, राइट। The monocot stem has sclerenchymatous hypodermis। वहां पे कैसी हाइपोडर्मिस थी आपकी डाइकॉट स्टेम में, वहां पे थी आपकी कॉलनकाइमेटियस हाइपोडर्मिस थी, राइट। यहाँ पे कैसी हाइपोडर्मिस है मोनोकॉट स्टेम में, यहाँ पे आपकी sclerenchymatous hypodermis। A large number of scattered vascular bundles surrounded by sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue। फिगर में ये दिखाया गया है, क्या बोल रहे हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिल रहे होते हैं, जो कि सराउंड किससे होते हैं, आपके बंडल शीथ से सराउंड होते हैं, और लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमेटियस ग्राउंड टिश्यू भी मिलता है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि इजीली विजिबल है, राइट। द वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। कंजॉइंट का क्या मतलब था
कि आपके सेम रेडियस पे आपके वेस्कुलर बंडल मिल तो रहे हैं बट क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज क्यों है? क्योंकि वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए उन्हें क्लोज बोला गया है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन the centrally located ones and the phloem parenchyma is absent and the water containing cavity present within vascular bundle। तो जो पेरीफ्री पे आपके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे वो स्मॉलर होंगे कंपेयर टू जो आपके सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। तो ये सारी बातें क्या क्या है आइए देखते हैं। और यहाँ पे वाटर कैविटी भी प्रेजेंट होती है सेंटर में। देखो डायग्राम से समझते हैं अभी कि क्या क्या बोला गया है, डायग्राम से देखते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो सेंट्रली लोकेटेड आपके वेस्कुलर बंडल है, आप देख पा रहे हो, तो जो सेंट्रली लोकेटेड है, इस क्या बोला गया था एनसीईआरटी लाइंस में मोनोकॉट स्टेम की, कि जो सेंट्रली लोकेटेड आपके वेस्कुलर बंडल है वो लार्ज इन साइज है, बल्कि जो आपके पेरिफ्री पे प्रेजेंट है वो है स्मॉलर साइज। तो डायग्राम से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैम ने क्या बताया कि ये आपकी एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस दिखाई गई है। राइट, और आपके वेस्कुलर बंडल्स को डिफरेंशिएट कर दिया गया है और जो ग्राउंड टिश्यू है वो इजीली विजिबल हो पा रहे हैं, ये भी लाइन में लिखा हुआ था। राइट, ये वाला एग्जांपल ये वाला डायग्राम भी देख लेते हैं कि ये आपकी एपिडर्मिस हो गई। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस यहाँ पे कैसी है, स्क्लेरन काइमेटियस है, जबकि आपकी डाइकोट स्टेम में कैसी थी, आपकी हाइपोडर्मिस थी कॉलन काइमेटियस। राइट, वेस्कुलर बंडल इधर दिखाए गए हैं आपके, फ्लोएम, जाइलम एंड ग्राउंड टिश्यू, आपकी सारी चीजें। होप आपको ये मेजर पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपने डाइकोट रूट एंड मोनोकॉट रूट में देख लिया, ऐसे ही आपको डाइकोट स्टेम का और मोनोकॉट स्टेम का भी जो डिफरेंसेस हैं वो याद रखने पड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं, एक एक डिफरेंस मैंने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के आपको सारा बता दिया है। तो याद पढ़ाना मैम का काम है, लेकिन याद रखना आपका काम है, क्योंकि मैम आपको गाइडेंस दे सकती हैं, पूरा आपके माइंड में याद नहीं करा सकती। ट्राई करती हूँ कि सेशन के टाइम में आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं, ताकि आप सारी चीजें याद रखें। याद भी ट्राई करती हूँ कि आपको सारी चीजें याद दिला सकूं। रिपीट करते हैं हम इसीलिए सारी चीजें, ताकि आप बार बार डायग्राम देखें, बार बार लाइंस देखें एनसीईआरटी की, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए। राइट, तो देख लिया आपने कि जो मोनोकॉट स्टेम थी वहां पे क्या क्या था, कि जो आपके वेस्कुलर बंडल थे वो सेंट्रली लार्ज इन साइज थे, और जो पेरीफेरी पे थे वो थे आपके कैसे, स्मॉल इन साइज थे। तो ये देखा हमने मोनोकॉट स्टेम में। अभी हम आ जाते हैं लीफ पे, कि जो लीफ लास्ट हमारा बचता है लीफ, तो लीफ में देख लेते हैं कि किस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। राइट, हमारी लीव्स वगैरह हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, पीछे डाइकॉट की है, इधर मोनोकॉट की दी हुई है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, हमारी लीव्स ही बचती हैं। राइट, तो चलो करते हैं हम स्टार्ट अपना लीव। ये हमने देख लिया डोर्सो वेंट्रल या फिर डाइकोटिलेडनस लीव की बात करते हैं। तो जो लीव होती है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे थे, किसका, रूट का और स्टेम का। हम लीव में क्या देखेंगे, वर्टिकल सेक्शन देखेंगे, क्योंकि इजीली स्ट्रक्चर हम पता कर पाते हैं वर्टिकल सेक्शन से। किसमें, लीव्स में, तो हम वर्टिकल सेक्शन देखेंगे। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सोवेंट्रल लीव थ्रू द लेमिना shows three main parts, namely epidermis, mesophyll and vascular system। तो मैंने बताया आपको, जो आपकी लीव्स होती है वहां पे मीजोफिल पाई जा रही होती है, तो पूछ लिया जाएगा कि लीव्स कहाँ पे मीजोफिल पाई जाती है, कहाँ पे मिलती है, आपकी लीव्स में मिलती है। राइट, द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ अपर सरफेस। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है ना वो दो तरीके से मिलेगी, एडेक्सियल एंड एबैक्सियल। तो ये सब हम, ये जो दो वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब है अभी देखते हैं कि क्या मतलब है इनका। राइट, एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस, अपर सरफेस को हम कहते हैं एडेक्सियल। राइट, आपको एडेक्सियल कह रहे होते हैं। और जो हमारी जो एपिडर्मिस लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, एबैक्सियल।
ऑफ द लीव हैज कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल भी वहां पे प्रेजेंट होती है। तो समझे, आपकी वर्टिकल सेक्शन ले रहे हैं हम लीव्स में, और लीव्स में एपिडर्मिस जो प्रेजेंट होती है वो दो तरह से प्रेजेंट हो रही होती है आपकी। कैसे कैसे? एडेक्सियल एंड अबैक्सियल। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस कहलाती है, वो तो कहलाती है, अभी डायग्राम से समझाऊंगी तो सारा क्लियर हो जाएगा आपको। अपर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम एडेक्सियल। जो बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है टुवर्ड्स लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, उसको हम कहते हैं एबैक्सियल, राइट। ठीक है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। जो हमारी लोअर साइड की एपिडर्मिस होती है उसमें ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू आपके अपर वाली, जिसको हम एडेक्सियल एपिडर्मिस कह रहे थे। क्यों माय डियर स्टूडेंट? इसका भी तो रीजन है। अगर हम ऊपर वाली सरफेस, आउटर सरफेस पे ही ज्यादा पानी डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना वहां, क्योंकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा होता है, राइट। तो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में आपका वाटर जाता रहे, इसी तरीके से ये अरेंजमेंट किया गया है कि जो हमारी लोअर सरफेस होती है उस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अपर। अपर वाली को बोला हमने एडेक्सियल, बिलो वाली को बोला हमने एबैक्सियल। द लेटर में लैक स्टोमेटा। जो हमारी लेटर मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं अपनी किसकी, एडेक्सियल वाले की, उस पे आपके कम स्टोमेटा मिल रहे होते हैं, क्योंकि एबैक्सियल एपिडर्मिस में इन्होंने बताया कि ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी नीचे की साइड पे प्रेजेंट होती है। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। जो टिश्यू पाए जाते हैं एडेक्सियल एंड एबैक्सियल, जो एडेक्सियल और एडेक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस है उनके बीच में जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मीजोफिल, राइट। मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। तो जो मीजोफिल होती है आपकी, मीजोफिल में आपके पैरेनकाइमा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है आपको ऑलरेडी पता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। जो आपकी मीजोफिल होती है इसमें आपके पैलिसेड पैरेनकाइमा पाए जाते हैं और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा पाए जाते हैं। जो आपके एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेनकाइमा होते हैं वो मेडअप होते हैं इलोंगेटेड सेल में। तो यहाँ पे बात करी हमने, जो हमारी मीजोफिल मिल रही थी बिटवीन आपकी एडेक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस, उसमें पैरेनकाइमेटियस सेल्स पाए जाते हैं। किस टू टाइप के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा और आपके स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। और जो आपके पैलिसेड पैरेनकाइमा होते हैं वो होते हैं इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स। द एडेक्सियल palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। अभी ये डायग्राम में देखेंगे कि कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, राइट। द ओवल एंड राउंड, द ओवल इधर से देखो, इधर से समझ में आएगा। द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा is situated below the palisade cells and extend to the lower epidermis। तो जो हमारे स्पॉन्जी पैरेनकाइमा होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं राउंड शेप। पैलिसेड जो हमारे थे पैरेनकाइमा वो कैसे थे? इलोंगेटेड। यहाँ पे ये लूजली अरेंज होते हैं, जबकि जो पैलिसेड में होता है उनमें स्पेस इतना नहीं प्रेजेंट होता है, वो इलोंगेटेड शेप्ड होते हैं। और ये जो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा ये किसके नीचे मिलते हैं? आपके पैलिसेड सेल्स के नीचे मिल रहे होते हैं और एक्सटेंड होते हैं टिल आपकी लोअर एपिडर्मिस, जिसको हम एबैक्सियल बोल रहे थे, राइट। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। यहाँ पे लार्ज स्पेसेस मैंने बताया आपको, कैविटीज भी मिल रही होती हैं। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स which can seen in the veins and midrib। जो आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं यहाँ पे लीव्स में, ये कहाँ पे मिल रहे होते हैं? आपके मिडरिब और वेन्स में मिल रहे होते हैं, यही बताया गया है। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन्स। द वेन्स वेरी इन थिकनेस, रेटिकुलेट वीनेशन ऑफ द डाइकॉट लीव
द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द लेयर कॉल्ड बंडल शीथ। जो ये सारा डायग्रामेटिकली दिखाया जाएगा। तो जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पे बताया गया है कि उसका जो भी चीजें हैं वो डिपेंड कर रही हैं आपकी वेन्स और मिडरिब में। अगर आपका जो वेस्कुलर बंडल है उसका साइज किस पे डिपेंड हो जा रहा है, वेन्स पे, राइट। तो जो वेन्स की जो थिकनेस है अगर वेरी करेगी, जैसे कि आप रेटिकुलेट वीनेशन पढ़ रहे होते हैं और पैरेलल वीनेशन पढ़ रहे होते हैं। रेटिकुलेट वीनेशन में आप देखते हैं जो वेन्स होती है वो स्कैटर्ड होती हैं, जबकि आपकी पैरेलल वीनेशन में वो पैरेलली अरेंज होती है। तो वही बताया है कि जो आपके ये बंडल्स हैं इनका साइज वेन्स के बेसिस पे है। अगर ये रेटिकुलेट वीनेशन या फिर पैरेलल वीनेशन दिखाया जाएगा तो उस तरीके से वो साइज भी वेरी हो जाएगा, यही बताया गया है। और जो ये वेस्कुलर बंडल है ये लाइंड होते हैं एक शीट से, उसी बोला गया है बंडल शीट। सेल्स से वो सराउंड होते हैं। जो ये सारा स्ट्रक्चर है हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि क्या क्या है आपका, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे सारी चीजें दिखाई गई हैं। देखो आप कि जैसे ये आपकी बंडल शीट हो गई। सबसे पहले हम एडेक्सियल एपिडर्मिस देखते हैं। ये मैंने बोला था कि जो अपर साइड पे आपकी एपिडर्मिस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, राइट। ये और आपकी बिलो साइड में जो एपिडर्मिस प्रेजेंट थी वो थी आपकी एबैक्सियल एपिडर्मिस। डायग्राम की हेल्प से अब एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आपके इलोंगेटेड जो सेल्स थे वो थे पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये दिख रहा होगा आपको, इलोंगेटेड है। और इधर है आपके स्पॉन्जी मीजोफिल है, ये थी पैलिसेड मीजोफिल। समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने बताया था कि जो पैलिसेड मीजोफिल है उसमें क्या था, इलोंगेटेड सेल्स थे जहां पे स्पेस नहीं था। तो आप देख पा रहे हो ये इलोंगेटेड सेल्स हैं सारे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, जबकि स्पॉन्जी मीजोफिल में स्पेस भी है और ये राउंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी सारी चीजें। सब स्टोमेटल कैविटी, यहाँ पे स्टोमेटा ज्यादा मिल रहे थे जबकि इधर पे स्टोमेटा कम मिल रहे हैं। तो ये जो डोर्सोवेंट्रली, जो हम डोर्सोवेंट्रल या डाइकोटिलिडनस लीफ की बात कर रहे थे कि वहां पे जो मीजोफिल है उसमें भी वेरिएशन दिख रहा है सेल्स में, पैलिसेड और स्पॉन्जी। आपको इस डायग्राम की हेल्प से सारी बातें समझ में आ गई होंगी, राइट, कि कैसे पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल का अरेंजमेंट है, कहाँ पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं कहाँ पे नहीं होते हैं। तो ये याद रखेंगे, हमारे जो एबैक्सियल सरफेस होता है उस पे हमारे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राइट। अब बात करेंगे हम अपनी मोनोकॉट लीव की, क्योंकि हमारी मोनोकॉट लीव ही रहती है, राइट। मोनोकॉट लीव रह जाती है आपकी, उसमें क्या क्या पढ़ना है, आइसोबाइलेट्रल और मोनोकॉटिलिडनस लीव। और इससे क्या कह रहे थे हम, जो हमारी डाइकॉट लीव थी, क्योंकि ये वर्ड देके भी आपको फंसा दिया जाएगा कि डॉर्सी वेंट्रल लीव बोल देगा, तो वो कौन सी आपकी डाइकोटिलिडनस लीव। और आपको आइसोबाइलेट्रल बोल दे तो वो कौन सी है आपकी, कौन सी, मोनोकॉट लीव। तो ये वाले टर्म्स देके भी आपको घुमा दिया जाएगा, तो याद रखें। The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of dorsoventral leaf in many ways। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं कि सिमिलैरिटी भी देखी जाती है किसमें, मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में, राइट। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस of the epidermis and the mesophyll is not differentiated as palisade and spongy parenchyma। अब मतलब क्या हुआ इन लाइनों का, जो हम डाइकॉट लीव देख रहे थे या डॉर्सीवेंट्रल लीव देख रहे थे उसमें क्या देख रहे थे हम, कि जो हमने डिवाइड किया था एपिडर्मिस को एडेक्सियल एंड एबैक्सियल। एडेक्सियल क्या थी, हमारी अपर साइड में प्रेजेंट थी, एबैक्सियल हमारी लोअर साइड में थी। जो एबैक्सियल हमारी एपिडर्मिस थी वहां पे स्टोमेटा ज्यादा पाए जा रहे थे। यहाँ पे क्या बोला गया है, मोनोकॉट लीव में और आइसोबाइलेटरल लीव में यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टोमेटा है दोनों ही एपिडर्मिस में, किसमें, एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस में, दोनों में ही इक्वली प्रेजेंट होते हैं, वही बताया गया है। वहां पे जो मीजोफिल थी कहाँ पे, डॉर्सीवेंट्रल और डाइकोटिलिडनस लीव में, वहां पे डिफर कर रही थी, कैसे, वहां पे स्पॉन्जी एंड पैलिसेड मीजोफिल की फॉर्म में आपने देखा
डायग्राम में प्रेजेंट थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है कि पैलिसेड और स्पॉन्जी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वही बताया गया है यहाँ पे अभी तक। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग द वेन्स modify themselves into large empty colorless cells and these called biliform cells। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा गया है, तो याद रखना कि जो हमारी ग्रासेस होती हैं वहां पे एडेक्सियल जो एपिडर्मल सेल्स होता है उसके साथ में वेन्स मॉडिफाई कर लेती हैं खुद को लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में। उनको हम क्या कहते हैं? बिलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। तो बिलिफॉर्म जो सेल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? आपकी मोनोकॉट लीव में मिलते हैं, ये पूछ लिया जाता है। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When the flaccid due to water stress, the leaves curled and inward minimize water loss। तो ये जो आपके बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट लीफ में, जो कि कैसे थे? लार्ज थे, एम्प्टी थे, कलरलेस सेल्स थे। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू अ लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, ये कहलाते हैं आपके बुलिफॉर्म सेल्स। अगर ये टर्जिड हो जाएंगे तो आपका ये हेल्प कर रहे होते हैं आपके वाटर लॉस को मिनिमाइज करने में, राइट। तो when the bulliform cells in the leaves have absorbed water are turgid, अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो टर्जिड हो जाएंगे यानी कि फूल जाएंगे। अगर उसमें से वाटर रिमूव होगा, जब वो रिमूव कर रहे होंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे और फ्लैसिड हो जाएंगे। यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, क्योंकि ये मिनिमाइज कर रहे होते हैं आपके क्या? वाटर लॉस को। देन आगे देख लेते हैं, जो हम वीनेशन की बात कर रहे थे कि the parallel venation in the monocot leaves is reflected near similar sizes of vascular bundle except in main veins as seen in vertical section of the leaves। वही मैंने आपको बताया कि जो ये parallel venation होता है यहाँ पे आपकी जो मोनोकॉट में पाया जाता है, मैंने बताया था जो साइजेस होता है वस्कुलर बंडल का सिमिलर होता है। अगर हम उसे देखें, अगर मेन वेन को कंसीडर ना करें तो सेम साइज पाया जाया होता है। अगर किसी को वीनेशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं बता देती हूँ आपको। देखो जैसे कि ये है आपका पैरेलल वीनेशन, आपका इस तरीके से देखा जाता है, और आपका रेटिकुलेट वीनेशन ऐसे देखा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा स्कैटर्ड वे में वेन्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको मतलब समझना होगा कि अगर आपकी पैरेलली अरेंज होंगी तो साइज इतना वेरी नहीं करेगा वेस्कुलर बंडल का, जो कि पैरेलल वीनेशन में देखने को मिलता है, और जो रेटिकुलेट वीनेशन होता है उसमें स्कैटर्ड होती हैं वेन्स, तो आपका वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वो वेरी कर सकता है। यही बताया गया है। अभी हम डॉर्सोवेंट्रली लीव में भी देख रहे थे, यानी कि डाइकॉट लीव में देख रहे थे, अभी हम मोनोकॉट लीव में भी ये सारी चीजें देख रहे हैं, राइट। तो अभी इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या कह रहा है आपका मोनोकॉट लीव का। यहाँ पे देखो आप, अगर तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डायग्राम मोनोकॉट लीव का ये रहा आपका एडेक्सियल, रुक जाइए आप जरा, एडेक्सियल एपिडर्मिस हो गई है आपकी, और ये हो गई आपकी एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोला गया है मोनोकॉट लीफ में या आइसोबाइलेटरल लीफ में क्या माय डियर स्टूडेंट, कि यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये बताया गया था। मीजोफिल आप देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसे स्पॉन्जी या पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं मिल रहे हैं, जबकि आपकी डॉर्सी वेंट्रल और डाइकोटिलेडनस लीव में क्या देख रहे थे हम? स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा देख रहे थे, राइट। ये भी सब स्टोमेटल कैविटी इधर पे दिखाई गई है, यहाँ पे स्टोमेटा दिखाया गया है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से सारी चीजें हमने पढ़ी, क्या क्या डिफरेंसेस देखे हमने स्टेम में, रूट में, आपका कहाँ आपकी स्टेम, रूट, लीव, हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। जो भी था हमारा कि डाइकॉट जो हमारी रूट है, सबसे पहले तो हमने यही देखा कि जो ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ी कि एंडोडर्मिस में कैसी चीजें प्रेजेंट हो रही होती हैं, टिश्यूज वगैरह। उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे किसके?
हमने डिफरेंसेस देखे डाइकॉट रूट का मोनोकॉट रूट से। देन सेकंड हमने देखा डाइकॉट स्टेम का किससे, हमने मोनोकॉट स्टेम से। अभी हमने देखा डाइकॉट लीफ का मोनोकॉट लीफ से। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ में ना आए चीजें तो दोबारा से लेक्चर को देखिए ताकि आपको और ज्यादा याद हो जाए, बट ये डिफरेंसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। हमने वेस्कुलर बंडल्स भी देखे कि कंजॉइंट और रेडियल किस तरीके से हम कह रहे हैं, वो सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको समझाई। और आपने एंड में ये भी देखा कि जो हमारी डाइकॉट लीफ थी उसको हम क्या कह रहे थे, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कह रहे थे, और मोनोकॉट जो हमारी लीफ थी उसको क्या कह रहे थे हम, आइसोबाइलेटरल लीफ थी। सारे डिफरेंसेस आपको लीफ के हो, रूट के हो या स्टेम के हो, लाइन बाय लाइन मैंने समझा दिए हैं। होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ऐसे ही वन शॉट आप देखते रहिए जिसमें आप एक ही बार में एक चैप्टर को समझें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, राइट। तो ये वन शॉट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू स्टूडेंट।